ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, दूसरी वीडियो है आज की मेरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड अगेन दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू माय फ्रेंड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। बेसिकली एक क्यों है, वीडियो बनाने का पर्पस क्या है उसको हम समझेंगे। और जैसे टॉपिक का नाम है, जो हमारा वॉरफेयर है, दुनिया में जितनी सारी फाइट्स होती हैं उसका जो मेथड है, उसका जो मीन्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट मेथड एंड मीन्स सो फार एज द वॉरफेयर इज़ कंसर्नड। एक्चुअली है ना, वॉरफेयर कहने का मतलब है जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म होती है ना कि युद्ध में, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वो सब की सब चीज़ें कंक्लूड होती हैं उसमें। जेनेवा कन्वेंशंस का वो चारों, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने अपन कवर करा। उसके बाद जो रिफ्यूजी क्राइसिस आती है उसको कैसे डील करना है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो लैंड सी एंड जो भी मैंने सब कुछ बताया आपको, वो सब का सब वॉरफेयर का एक पार्ट है ना। अगर आप एक कॉलेज जा रहे हो तो कहीं ना कहीं घर से निकलने से लेकर घर तक वापस आने का पूरा कॉलेज ट्रिप कहलाता है आपको, आपका, है ना। तो वॉरफेयर भी वही है, वॉरफेयर इन द सेंस कि जो आप फर्स्ट स्टार्टिंग प्रोसेस से लेकर एंडिंग तक वो सारा का सारा मैकेनिज्म वॉरफेयर कहलाता है। किस तरीके का मीन्स होना चाहिए और क्या मेथड होना चाहिए, क्या अंतर है दोनों में, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन सोफा, एंड कैसे हमने उसके साथ डील करा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस आज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, मतलब हमें उसके साथ फाइट करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जहाँ तक हम बात करें, वो लॉ जो ह्यूमैनिटेरियन, आपको पता है जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ओवरऑल एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एक सर्कल है ना, मानवता की सर्कल बोलते हैं उसको। एंड जिससे कि लोगों का जो लाइफ है वो अच्छा हो सके, उनका जो पेन है वो कम जाए, ये होता है ह्यूमैनिटेरियन का मतलब। तो उससे जो डील करने वाले जो लॉज हैं उसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज में जो चैलेंजेस हैं आज वो क्या हैं, तो हम इन सबके ऊपर डील कर रहे होंगे बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, वेर यू गेट करंट अफेयर अपडेट्स ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू प्लीज शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। And it's just 700 subscribers, and it gives me a lot of motivation, so if you subscribe it will give a sense of very proud moment for me that people are liking it, subscribing it. So please share the channel। और समझते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे। एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है मेथड एंड मीन्स ऑफ वॉरफेयर, जैसे मैंने आपको बताया। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, देर आर जनरल लिमिटेशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ वॉर। देर आर सर्टेन लिमिटेशंस जो कि जनरल इन नेचर हैं, वो कंडक्ट ऑफ वॉर पे लिमिटेशंस की बात करेंगे। एंड जो आपके पास चॉइसेज हैं मेथड का और मीन्स का, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी बात करेंगे। आगे बात करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ प्रोहिबिशन ऑन कॉजिंग अननेसेसरी सफरिंग और मिलिट्री नेसेसिटी, इसके बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करेंगे, डिस्क्रिशन की बात करेंगे, डिस्टिंक्शन की बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट है कि प्रोहिबिशन ऑन द यूज़ ऑफ सर्टेन वेपन्स, कुछ और वेपन्स है जैसे कन्वेंशनल वेपन्स है, केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, लैंड माइन्स हैं, उनका कैसे प्रोहिबिट करना है, क्या रीजन है प्रोहिबिट करने के, क्या इंपॉर्टेंस है, एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जैसे मैंने आपको बोला। सो दीज आर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ना कि एक्चुअली में क्या है पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट। चलिए डील करते हैं। पहले डेप्थ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि देर आर सर्टेन कन्वेंशंस जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ कन्वेंशंस के नाम लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे। हेग कन्वेंशन 1907, 1907 का जो हेग कन्वेंशन था, 1899 में भी एक हेग कन्वेंशन हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था, आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट हेग कन्वेंशन माना जाता है, और जो हमारा मेथड ऑफ वॉरफेयर है आज भी इसी से गवर्न होता है। दूसरा था एडिशनल प्रोटोकॉल टू जिनेवा कन्वेंशन 1977, जैसे मैंने आपको बोला था जिनेवा कन्वेंशन 1950 वाला के बाद और भी जिनेवा कन्वेंशन जो प्रोटोकॉल्स होते रहे। ओटावा कन्वेंशन 1997 में एक और कन्वेंशन आई जो बेसिकली किस चीज़ के साथ डील करता है वो आपको पता होना चाहिए। एंटी पर्सनल माइंस, एंटी पर्सनल माइंस के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अभी हाल ही में, अपने करंट अफेयर्स में बात करी थी। एंटी पर्सनल माइंस होता क्या है, जो सोल्जर्स होते हैं उनको मारने के लिए, मतलब सोल्जर्स के ही बॉडी से वो उड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको टैंक लेकर जाना पड़ेगा तभी वो माइंस ब्लास्ट करेंगे। एक सोल्जर का पैर भी उसके ऊपर दबेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ओटावा कन्वेंशन 1997 के अंदर इसके साथ डील करी गई। 2003 में एक और प्रोटोकॉल हुआ था जो एक्सप्लोसिव रेमिनेंट्स होते हैं ना वॉर के, उसके साथ डील करा कि कुछ एक्सप्लोसिव को हम बैन करेंगे, रोकेंगे, कम करेंगे। 1980 में ओकारो कन्वेंशन हुई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, जिसमें आता है आपका जो लेज़र वेपन होता है ना अपना, लेज़र वेपन्स, इसकी बात करे थे हमने 1980 वाले में। ठीक है, लेज़र कन्वेंशंस की बात करी थी। इसके अलावा एक और होता है इंसेंडियरी वेपन्स, INCENDIARY, इंसेंडियरी वेपन्स होती है एक, वो डील करता है 1980 वाला जो हमारा कन्वेंशन है वो। ठीक है, इंसेंडियरी लिख देता हूँ वापस, एक मिनट देखो।
इंसेंडियरी वेपन्स हो गए। फिर हम बात करेंगे 1993 का जो केमिकल वेपन्स है उसके ऊपर भी एक बात हुई थी। केमिकल वेपन्स आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो केमिकल यूज करते थे, आपको पता है पहले की लड़ाई में क्या होता था ना कि इस कन्वेंशन के पहले वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में, ये आया क्यों था 1993 में पता है? वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में तो हुआ ही था, उसको छोड़ दो। जो वियतनाम वार हुई थी ना, यूएसए वियतनाम वार जो हुआ था, उसमें यूएसए ने बहुत बड़े लेवल पे इस तरह का चीज़ें यूज़ करी थी। बहुत ज़्यादा केमिकल वेपन्स का ऐसा यूज़ बोला जाता है कि करा गया था। एंड फैक्ट्स मुझे नहीं पता कितने उसमें सच्चाई है क्या है, पर आज तक तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में रिवील किया गया है कि यूनाइटेड स्टेट ने बहुत बड़े लेवल पे केमिकल वेपन्स का यूज़ करा था। और केमिकल वेपन्स तो आज भी न्यूज़ में रहता है। जैसे सीरिया के जो हमारे बशर अल असद हैं, जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे, उनके ऊपर भी बहुत बार बातचीत की गई थी ये चीज़ की। उन्होंने अभी हाल ही में जो सीरिया में सिविल वॉर हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करा था केमिकल वेपन्स को। तो इस वजह से केमिकल वेपन्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। एक लास्ट था डबलिन ट्रीटी 2008 में डबलिन ट्रीटी में हुई थी, जिसमें क्लस्टर बम्स की बात की गई थी। जो क्लस्टर बम्स होते हैं एक साथ हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों बम जो आप एक साथ गिरा देते हो, उनका स्टॉक पाइलिंग करते हो, फिर वो गिरा देते हो आप किसी के ऊपर, तो उससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। मतलब एटम बम की इक्विवेलेंट आप कह सकते हो। अगर एक बार हज़ारों लाखों बम एक साथ गिराओगे तो कितना डिफिकल्ट होगा। यूएसए, ऐसा माना जाता है कि यूएसए ने वियतनाम पे जो वर्ल्ड वार 2 में टोटल बम्स गिराए गए थे ना पूरी दुनिया में, उससे ज़्यादा बम्स यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ वियतनाम पे गिराए थे। इंडो चाइना वियतनाम वार जिसको हम बोलते हैं, यूएसए वियतनाम वार 1975 में जिसकी खात्मा हुई थी, जहाँ पे आज तक स्टेलमेंट माना जाता है। वो हार गई थी यूएसए एक तरीके से। बहुत सारे वेपन्स आज भी लाओस में आप देखोगे फोटोज तो बम वगैरह ऐसे ही मिलते रहते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े। तो ये था क्लस्टर बम्स। तो ये सारी चीज़ें थी, पर इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, वो एक लाइन में आपको बताता हूँ वहाँ छुपी हुई। मार्टन्स क्लाउज बोलते हैं उसको, मार्टन्स क्लाउज क्या बोलते हैं? मार्टन्स क्लाउज। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे मार्टन्स क्लाउज। मार्टन साहब रसिया के थे। इन्होंने एक बात बोली थी 1899 के हेग कन्वेंशन में कि ये जो हम जब तक एक कंप्लीट कोड ऑफ लॉ हम नहीं लेकर आएंगे ना वॉर का, तब तक ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं ना, जो रसिया, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ये सब क्या करेंगे ना कि उसके अंदर के लूप होल्स को ढूंढ ढूंढ कर लड़ाइयाँ करेंगे। अंदर के लूप होल्स को ढूंढ ढूंढ कर इम्पैक्ट करेंगे, युद्ध करेंगे, फाइट्स करेंगे। उसका जो इम्पैक्ट होगा ना, वो हमारे जो ह्यूमैनिटी उसको फेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्टन्स क्लाउज का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमें एक तरीके का ऐसा सेटअप तैयार करना चाहिए जहाँ पे जो वॉरफेयर का मेथड है, जो मीन्स है, जो रेगुलेशन है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, लॉज को फोकस किया जाए, एक प्रॉपर कोड बनाया जाए। जैसे आज हमारे यहाँ लेबर कोड बनी अभी 4, उस तरीके से मार्टन्स क्लाउज ने हमेशा जो ये थीन लाइन था मेथड और मीन्स के बीच में कि एक लॉ डेवलप करें, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म डेवलप करें, उसके ऊपर फोकस करा था उन्होंने। इसके पहले एक जेनेवा कन्वेंशन हुई थी 1864 में। वहाँ पे भी ये सारी जो लॉज मैं बता रहा हूँ सब बाइंडिंग नेचर के हैं। आप पूरी दुनिया पे एक तरीके से बाइंडिंग है ये। उसमें एक कोड हुई थी, लीवर कोड है ना, LIEVER। ये अब्राहम लिंकन का दिया हुआ बहुत ही फेमस कोड था। और जो मतलब अब्राहम लिंकन ने जो कोड दिया था लीवर कोड, उसका यूज करके 1864 के बाद जब जेनेवा कन्वेंशंस वगैरह स्टार्ट हुए, जहाँ पे वॉरफेयर की बातचीत हुई, तो डिसआर्मामेंट की बात की गई, लॉज ऑफ वॉर, वही मैंने बोला आपको मार्टन्स क्लाउज, वॉर क्राइम्स को लेकर बातचीत की गई थी, पॉइजनस जो केसेस थे उससे डील करने के लिए बातचीत की गई थी। हार्ड बुलेट्स, ऐसे बुलेट्स जो एकदम छलनी छलनी कर देती है इंसान को, मतलब उसके इम्पैक्ट इतना गंदा होता है हार्ड बुलेट्स का कि मतलब इट्स जस्ट अ डिजास्ट्रस। एंड जो 1864 का कन्वेंशन था वो इसी साथ भी डील करता था कि किस तरीके से जो वॉर क्राइम्स होते हैं उसको कम किया जाए, जो वुंडेड हो जाते हैं, जो बीमार पड़ जाते हैं, जो घायल हो जाते हैं सिपाही, उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। सो ओवरऑल जो लास्ट वीडियो में मैंने अपने कवर करा ना, ये सब 1864 का जेनेवा कन्वेंशन और 1907 और 1899 का जो हेग कन्वेंशन है ना, वहीं से सब चलता आया है। तो ये पूरी हिस्ट्री है इसकी कन्वेंशंस की, सब आप समझोगे तो, कि ये पूरी की जो पूरी वारफेयर का मैकेनिज्म है, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जो रशियन रिवॉल्यूशन की सेटअप तैयार हो रही थी, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उस टाइम हो रहा था, जो जापान में हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये जो सोशलिज्म और पूरा का पूरा जो लोग डेमोक्रेसी के पीछे भाग रहे थे ना, तो इससे वजह से जो जारिस्ट लोग थे, जैसे रसिया में हो गए, फ्रेंच में कुछ इस तरीके से फासिज्म थे, नाजीज लोग जो बाद में बने, तो ये जो पूरा का पूरा सेटअप था वो वहीं से तैयार हो रहा था कि जो गवर्नमेंट्स थी, मोनार्कीज थे, वो उसको ख़त्म करना चाहते थे किसी भी कीमत पे। तो वो यूज़ करते थे नेगेटिव तरीके से, वॉर क्राइम्स होता था बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही गंदे तरीके से होता था वॉर क्राइम्स। तो ये सारा का सारा हिस्ट्री था जो मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। जो सारे कन्वेंशंस के मैंने वो बता दिए कि किसके साथ क्या डील करता है। जैसे लेजर वेपन के साथ जो 1980 का कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन का वो डील करता है, केमिकल वेपन्स 1993, 2008 का क्लस्टर बम के साथ, 2003 का एक्सप्लोसिव के साथ, 1997 का एंटी पर्सनल माइंस के साथ, ये सारी चीज़ें हो गई। बात आगे चलते हैं।
और समझते हैं कुछ जनरल लिमिटेशंस को, मीन्स को और मेथड ऑफ वॉरफेयर को। देखिए ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि देर आर सर्टेन लिमिटेशंस इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ वॉर। और एक वॉरफेयर में अगर हम बात करें तो देर आर सर्टेन लिमिटेशंस। वो लिमिटेशंस क्या होते हैं? देखो, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, बहुत सारी, मैं तो ऐसे ही डील करता हूँ इन सब चीज़ों को। ह्यूमैनिटी हो सकती है, सबसे पहले ह्यूमैनिटी को रखिए आप आगे। देखिए ह्यूमैनिटी को अगर पॉसिबल हो तो वॉरफेयर ना करें, ह्यूमैनिटी को तवज्जो दे, और वो कहीं ना कहीं ह्यूमेन ट्रीटमेंट होना चाहिए, रीजन प्रिंसिपल होना चाहिए, एक मैकेनिज्म के साथ होना चाहिए। देयर शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड मैकेनिज्म कि कौन सोल्जर है, कौन सोल्जर नहीं है, किसे मारना है, किसे नहीं मारना है। एंड वॉरफेयर का जो मैकेनिज्म है वॉर क्राइम्स के साथ कैसा होना चाहिए। तो ये जो जनरल लिमिटेशंस है ना, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे, ह्यूमैनिटी पे, और ओवरऑल जो पूरा का पूरा हमारा जो प्लैनेट है उसको कैसे कंट्रोल करके रखें हम। तो एक तरीके से वॉरफेयर पे जनरल लिमिटेशंस की बात ऐसे की जाती है कि देयर शुड बी ए काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑन यू, है ना, कि आप एक हद तैयार करो, अपना एक दायरा तैयार करो, उस दायरे के बियॉन्ड ना जाएं, आप दायरे के अंदर ही रहें, वॉरफेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका एक तरीका होता है वॉरफेयर का, है ना। जो हम आगे प्रिंसिपल्स की बात करेंगे वो बेसिकली जनरल लिमिटेशंस वही हैं, प्रिंसिपल जो है वो जनरल लिमिटेशंस का ही तो पार्ट है, एक तरीके से लिमिटेशन लगाती है वॉरफेयर पे। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मीन्स एंड मेथड ऑफ वॉरफेयर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई एग्जाम्स में कि मीन्स और मेथड ऑफ वॉरफेयर क्या होता है। हमारी यूपीएससी के जीएस पेपर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंड से ज़्यादा। जो हम रास्ता पकड़ कर चलते हैं, मंजिलें तो देखो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर रास्ते सही हों गलत हों वो डिपेंड करता है कि आप क्या चुनना चाहते हो। पर अगर आपको पता है कि आपको मंजिल पकड़नी है, और अगर हमने मंजिल देख रखा है कि मुझे मंजिल तक पहुँचना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो रास्ता होना चाहिए वो बहुत सही होना चाहिए, है ना। अदरवाइज आप पता नहीं कहाँ चले जाओगे। तो जो मीन्स होता है एट द एंड जाकर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड तो आप पहुंचोगे तभी ना जब आप सही मीन्स चूज करोगे, है ना। वरना तो दुनिया में सेटलमेंट तो टेररिज्म भी ला सकता है, चाह जाए वो तो सबको ख़त्म कर दो टेररिज्म की वजह से, सब पूरी दुनिया तहस नहस, शांति हो गई, कोई है ही नहीं दुनिया में। मुझे याद होता है आइंस्टीन साहब का एक कोट है कि थर्ड वर्ल्ड वार, मुझे तो पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो लड़ी गई थी किस चीज़ से लड़ी गई है, जो थर्ड वर्ल्ड वार लड़ी जाएगी वो एटम बम से लड़ी जाएगी, ना जाने क्या क्या चीज़ों से लड़ी जाएगी, मुझे नहीं पता। पर थर्ड वर्ल्ड वार किस चीज़ से लड़ी जाएगी ये आइंस्टीन साहब को नहीं पता था। पर उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे इतना पता है कि जो फोर्थ वर्ल्ड वार होगी ना, वो चाकू से, पत्थर से, कुल्हाड़ी से, इन सब चीज़ों से लड़ी जाएगी। समझ रहे हो कितना सरकाज़म में उन्होंने कितनी सही बात बोली थी कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो फोर्थ वर्ल्ड वार होगा, फिर इन सब चीज़ों आदि मानव वापस से पैदा होकर वापस से लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है, देयर शुड बी अ काइंड ऑफ लिमिटेशन। आपका मीन्स जो होना चाहिए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और मेथड जो होगा वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मीन्स कहने का मतलब पेन, पेंसिल, पेपर। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको पेन दिया जाएगा, पेंसिल दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा। आप इन सब चीज़ों का यूज करके ना आप क्या कर सकते हो, अपना एग्जाम लिख सकते हो। ये मीन हो गया। मेथड क्या होता है कि या तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखो, या तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले लिखो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। या तो आप इंट्रोडक्शन को कोट के साथ स्टार्ट करो कि ठीक है महात्मा गांधी ने कहा था, या तो आप एक एंटीडोट, है नो, एनिकडोट से स्टार्ट करो, एक स्टोरी से स्टार्ट करो। तो ये मेथड हो गया क्वेश्चन सोल्व करने का, पेपर देने का, एग्जाम लिखने का। पर एग्जाम तो लिखोगे पेन पेंसिल से ही, समझ रहे हो मीन्स और मेथड में अंतर। तो यही चीज़ वॉरफेयर में कैसे यूज़ होती है वो हम एक स्क्रीनशॉट से समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स थी वो, उसके पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मीन्स और मेथड की मैंने आपकी बात करी, मेथड होता है वॉरफेयर का कि जो सर्टेन मेथड्स हैं वो हमारे यहाँ ह्यूमैनिटी में क्राइम माना गया है, मतलब वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को प्रोहिबिट करने के लिए बंद है। जैसे परफिडी बोलते हैं, परफिडी एक मेथड ऑफ वॉरफेयर है जिसको हमने क्या कर रखा है कि हमने उसको बैन कर रखा है। मतलब ये चीज़ सही नहीं है कहने का मतलब कि, या तो आप किसी को परफिडी का कहने का मतलब क्या होता है, क्यों बैन कर रखा है। देखिए इसमें एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट था, मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि लोगों ने ये नहीं बताया कि कौन सा मीन्स या कौन सा जो आपका मेथड है वो आप यूज करो, बल्कि उन्होंने ये बता दिया कि ये मेथड यूज मत करना। मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट उन्होंने ज़्यादा फोकस करा था, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड हो जाता है अगर आप बता दोगे, जनरलाइज नहीं कर सकते ना मेथड को। लेकिन उन्होंने ये बता दिया ये गलत है। जिसमें पहला था परफिडी। परफिडी कहने का मतलब आप कि आपने किसी को बोला कि ठीक है तुम हमारे यहाँ आ जाओ, सेटलमेंट करो, हम तुम्हारे साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। बाद में वो गया और उन्होंने सेटलमेंट करने से इनकार करके आपको मर्डर कर दिया, आपके साथ गलत किया। एक बहुत फेमस एग्जांपल है बाजीराव मस्तानी, देखी होगी आपने, तो उसमें यही होता है। बाजीराव मस्तानी नहीं, सॉरी, क्या नाम है, पद्मावत मूवी, तो उसमें यही हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में कैसे मारा था आपको पता है। और हमारे इंडिया में बहुत होता है कि गर्लफ्रेंड के पापा बुलाते हैं बॉयफ्रेंड को कि आ जाओ शादी के लिए तैयार हैं, बाद में उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो ये परफिडी है, ये नहीं है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, सब नहीं करना चाहिए ना।
मैं स्माइल के साथ बोल रहा हूँ, पर ये नहीं करना चाहिए, परफीडिंग हो गया। और अगर कोई करता है ना तो फिर उसको क्राइम का पार्ट पढ़ाओ, उसको फिर बढ़िया से लॉ के चक्कर में लाओ, इतना इतना घुमाओ कि मतलब उसकी पूछते याद रखे कि क्या है क्राइम और क्या होता है लॉ, है ना। दूसरा होता है पाइलेज। पाइलेज कहने का मतलब क्या होगा बताओ, कि किसी इलीगली तरीके से आपने क्या करा कि अपनी एनिमी के प्रॉपर्टी के एक्वायर कर लिया, उसको फोर्स कर रहे हो आप याद में कि यार तुम तो घुटने टेक दो आप, ये गलत है। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे सरेंडर करने के लिए अगर कोई करने चाह रहा है तो आप उसको मारो मत, सरेंडर कर रहा है तो करने दो यार तरीके से, ह्यूमन ट्रीटमेंट रखो थोड़ा, है ना। और इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंपैक्ट ना पड़े, कुछ ऐसा मेथड यूज़ करो। सो कुछ मेथड्स हैं जिसको बैन कर रखा है उसमें। और मीन्स कहने का मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स आप यूज़ नहीं कर सकते, केमिकल वेपन्स आप यूज़ नहीं कर सकते। न्यूक्लियर वेपन्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, बिल्कुल ना ही करें, है ना। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी, बातचीत चल भी रही है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी जो है CTBT, उसके ऊपर भी बात चल रही है, इंडिया ने उसको अभी तक साइन वाइन नहीं कर रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मीन्स और मेथड समझ में आया। मेथड कहने का मतलब परफीडी और पाइलेज और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स कम से कम हो, और कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करें, जैसे कोई सरेंडर कर रहा है तो उसको करने दें, है ना। हेजार्डस सब्सटेंसेस का यूज़ ना करें, फ्लैग्स का यूज़ करें तरीके से कि अगर ये फ्लैग है तो इस पर अटैक नहीं करना है, एक सेटलमेंट रखें कि एक आर्मी कंटिजेंट पे अटैक करना है, सिविलियन पे अटैक नहीं करना है। कुछ मेथड होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेथड में आएगा। मीन्स में वही केमिकल वेपन, जैसे मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल वेपन यूज़ नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल कहने का मतलब जो वायरस वगैरह फैला दो आप, है ना, पता चले वायरस पैदा कर दी, एक नया सा मैन्युफैक्चरिंग कर दिया हमने और लैब में, और उसको फैला दिया, लो मर गए लोग, वो नहीं कर सकते आप। वो सब गलत बात है, बायोलॉजिकल वेपन में आता है। फिर केमिकल वेपन्स में ऐसा केमिकल पटक दिया कि उसके बाद इंसान पता चल रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या है, जिंदा है मर गया, वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। केमिकल वेपन्स बहुत यूज़ होते हैं, मतलब बहुत ही यूज हुए थे अभी सीरिया का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो ये पूरा मीन्स और मेथड था, ये सब याद रखिएगा आपको, ठीक है। और कुछ भी ऐसा जो प्रिंसिपल्स है फॉलो करें, डिस्टिंक्शन को फॉलो करें, जो मैंने आपको बोला वो जनरल लिमिटेशंस के इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे और हम प्रिंसिपल्स को फॉलो पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशंस क्या है, ये चारों हम बात करेंगे। और यही चारों जनरल लिमिटेशंस हैं हमारे वॉरफेयर पे। एक एक करके समझते हैं, चलिए। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी को समझेंगे। मार्टन्स क्लाउज, जैसे मैंने आपको बोला 1899 में, और बाद में एडिशनल क्लाउजेज वही थे जिनेवा कन्वेंशन में। उन्होंने बोला कि ये जो ह्यूमैनिटी है उसको हम लोग सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। हमें एट द एंड ये दिमाग में रखना चाहिए कि ह्यूमैनिटी मैटर्स द मोस्ट, पीस मैटर्स द मोस्ट, लोग मैटर करते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको जो चाहिए वो अगर आपने एक्वायर कर लिया, वो मिल जाता है, तो फिर उसके बाद अंधाधुन मारो मत लोगों को, ठीक है। इफ़ यू आर एक्वायरिंग सर्टेन थिंग्स यूजिंग वॉरफेयर, तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कीप ह्यूमैनिटी इन योर माइंड, दैट ह्यूमैनिटी इज समथिंग दैट कम्स एट द फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल, उसकी सबसे ऊपर है। ये होती है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप एक इंसान हो, रोबोट नहीं हो जो सुन नहीं सकता, उसको दिख नहीं सकता, फीलिंग नहीं है, इमोशंस नहीं है, आपके पास वो सब कुछ है। आप एनिमल नहीं हो, आपको इसीलिए तो दिया गया है एक ह्यूमन का दर्जा। तो आप ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करें, इक्वलिटी के साथ ट्रीट करें, ठीक है। और डिग्निटी उनकी मेंटेन करें, रिस्पेक्ट करें, रिलीजन का रिस्पेक्ट करें। और जो अंधाधुन आप फायरिंग कर रहे हो, कहीं भी पटक दे रहे हो, कुछ भी बॉम्ब्स कहीं पे भी, इन सब चीज़ों को ना मतलब करें और दरकिनार करें, और ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखें, मानवता को। ये होती है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, सिंपल लफ्जों में मैंने आपको बता दिया। आगे देखेंगे, आगे है सेकेंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन कहने का मतलब कि ऐसा हो गया कि मेरा मन कर रहा है कि मैं भी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में भारत के साथ लड़ूँ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ूँ, अगर ऐसा आपका मन कर रहा है तो मेरे ऊपर कोई अटैक करना चाहता है तो मेरी फीलिंग्स के लिए मुझ पर अटैक नहीं कर देगा। कि मैं अगर यहाँ दिल्ली में बैठ के कमरे में ये सोच रहा हूँ कि मेरे को लड़ना चाहिए बॉर्डर पर जाके, तो पाकिस्तान वाले मेरे को आके मारते, तुमने ऐसा क्यों सोचा। खैर वो आ नहीं सकते, बहुत दूर की बात है, उनको बहुत कुछ फील करना पड़ेगा, वो आ ही नहीं सकते यहाँ। तो फिर भी डिस्टिंक्शन का मतलब समझ रहे हो, वो लड़ेंगे किससे, कॉम्बैटेंट से। जो सोल्जर्स हमारे लड़ रहे हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, भले कुछ कर ना पाए, लड़ने के लिए लड़ लें, कर नहीं पाएंगे कुछ, वो मुझे भी पता है, आप सबको पता है, 3 बार 5 बार 4 बार हार चुके हैं। तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिस्टिंक्शन समझ रहे हो आप, कहने का मतलब कि एक इंसान जो कॉम्बैटेंट है और एक जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है जो लड़ाई नहीं कर रहा, सिविलियन है, उसके साथ आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा। कैसे रखोगे आप, यार थोड़ा अपने आप को आर्मी के ड्रेस में ले आओ, आप नॉर्मल रहो, तो डिस्टिंक्शन होना चाहिए वहाँ पे। आर्मी हॉस्पिटल अलग है, सिविलियन हॉस्पिटल अलग है, रिलीजियस मोनूमेंट्स अलग है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं अलग, उनको अटैक ना करें। सो प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन इन अ वॉरफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक गैप होना चाहिए, समझ रहे हो, वॉरफेयर में भी ये होती है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन।
रेसिज्म ना करें, ब्लैक पीपल को मार रहे हो तो वाइट पीपल को ना मारे, ये सब ना करें। डिस्टिंक्शन होना चाहिए वहाँ पे कि यार अगर सोल्जर हो तो आप ब्लैक हो चाहे वाइट हो, अगर आप सोल्जर हो मेरे एनिमी हो तो मैं आपको मारूंगा। वहाँ भी ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है? एक रेशियो में होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। हमने पढ़ा था यहाँ अनुपात और समानुपात क्लास 8-9 में। तो समानुपाती कहने का मतलब एक न्यूटन्स का थर्ड लॉ, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर कोई आपके खिलाफ अटैक कर रहा है चाकू से, यार मैं तो तुम्हें चाकू से मार दूंगा, तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर एटम बम गिरा दिए, है ना? उसको तरीके से लड़े। वो पढ़ा है आपने महाभारत रामायण में कि तीर वाली लड़ाई तीर वाले से करेंगे, गदा वाले गदे से करेंगे। और एक जो अगर आप पनिशमेंट दे भी रहे हो ना सामने वालों को कि नहीं यार, तो वो बदले की भावना से नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि वो बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रिजनर्स ऑफ वॉर अगर है तो उस तरीके से प्रोपोर्शन में लड़ाई होनी चाहिए। एक वहाँ पे गैप होना चाहिए कि नहीं यार, हाँ एक वॉरफेयर का मैकेनिज्म है, उसके ऊपर फाइट करेंगे। सो देयर शुड बी ए काइंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वेन एवर यू आर फाइटिंग। देयर शुड बी काइंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन योर द वे यू आर फाइटिंग, द मीन्स यू आर यूजिंग, द मेथड यू आर यूजिंग। समझ रहे हो? ऐसा ना हो कि एक माइटी कंट्री ने अटैक कर दिया, एक छोटी कंट्री पे एकदम अपने आप को गर्व दिखा रहे हो, यार मैंने तो बर्बाद कर दिया। नहीं, दिस इज नॉट राइट। देयर शुड बी ए प्रोपोर्शनैलिटी, है ना? इंडियन आर्मी अगर लड़ रही है तो पकड़ के सोल्जर्स अगर लड़ रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हो आपकी, मतलब प्रोपोर्शन में ना मार रहे हो बस। अब वैसे इंडियन आर्मी हमारी इतनी इनह्यूमन है नहीं, दे आर वेरी ह्यूमन, बहुत ही अच्छी तरीके से, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। इतनी इनह्यूमन ट्रीटमेंट रही नहीं हमारी कभी, हम कभी करते भी नहीं। कारगिल में देखा होगा आपने, लाशों को भी हमने अच्छी तरीके से दफन कर रहा था पाकिस्तान के। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए फाइट में। प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन, एक पॉसिबल हो तो प्रिकॉशन रखें, और जितना पॉसिबल हो बातचीत से रखें, डिप्लोमेसी को आगे रखें, और जजमेंट करें, करेक्ट जजमेंट करें, कम से कम लोगों को मारें। और अगर आप टारगेट कर रहे हो क्या नाम है एक हॉस्पिटल को, तो दिमाग में रखें कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल हो और आसपास के लोगों को कम से कम इम्पैक्ट हो। अगर आप कुछ कर रहे हो इस तरीके का, या फिर आप किसी सोल्जर के कैंप पे अटैक कर रहे हो, तो एक प्रिकॉशन रखें कि सिविलियंस की ना जान जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है वॉरफेयर में, अंधाधुन फाइट करना नहीं होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन से जंग जीती जाती है। तो इन्फॉर्मेशन आपका करेक्ट जितना होगा उतना ही आपका प्रिकॉशनरी मेजर लेने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो आप आराम से अटैक कर सकते हो। लीथल अटैक ना करें, तरीके से अटैक करें। चारों प्रिंसिपल्स आपको मैंने बताया। आगे चलते हैं, और लास्ट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। जैसे मैंने आपको बोला इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या है। देखिए, इन सब जितने भी लॉज हैं, इन सब का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन पूरी दुनिया कर नहीं पा रही है। अभी हाल ही में CAPF में क्वेश्चन आया था कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि जो आर्गूमेंट्स लिखने थे फॉर एंड अगेंस्ट में, कि जो यूनाइटेड नेशन है हमारा, वो अब उस लायक रहा नहीं। मतलब यूनाइटेड नेशन हैज फॉरगॉट व्हाट टू डू एक्चुअली, लिटरली वो अपना इंपॉर्टेंस खो चुका है। क्यों खो चुका है? कहीं ना कहीं वो पीस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सारी दुनिया इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, बाइंडिंग होते हुए भी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। जो फॉरेन पॉलिसी है वो सेफ होती गई है थोड़े अलग तरीके से। अब रशिया ने यूक्रेन पे अगर कुछ गलत कर भी दिया तो भारत बहुत ज़्यादा रशिया के खिलाफ बोलता नहीं है ना? तो उसका कारण है हमारी अपनी इंटरेस्ट है। इन पॉलिटिक्स ओनली इंटरेस्ट मैटर, ना तो कोई परमानेंट एनिमी होता, ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है। इट्स ओनली इंटरेस्ट दैट मैटर्स द मोस्ट। ये हो गई, ये प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ना कर पा रहे हैं, वो हमें करना चाहिए। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जिस लेवल पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, घर पे बैठे बैठे कोई यहाँ से रशिया में साइबर अटैक करके बर्बाद कर दे रहा है, तो साइबर अटैक एक नया तरीके का वॉरफेयर आ गया है। अब ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि यहाँ से बैठे बैठे पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ा देंगे। ये चीज़ किसी ने नहीं सोची थी। ये इंटरनेशनल चैलेंज है, नया कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेज है। तीसरा, चेंजिंग पैटर्न ऑफ वॉरफेयर। जैसे मैंने आपको बोला, वॉरफेयर का पैटर्न बहुत हद तक बदल गया है, और जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। केमिकल वेपन्स आज भी यूज़ होते हैं, पर वो न्यूज़ में नहीं आता, वो जर्नलिज्म उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी का रोल बहुत बढ़ गया, सोशल मीडिया का रोल बढ़ गया है। आजकल तो सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं कि कैसे यूक्रेन में लड़ाइयाँ हो रही है, मैंने तो कई बार देखा है। और जो कंटेंशंस रहे हैं कि अगर हार रहे हैं तो किसी न्यूक्लियर एटम को गिराने की धमकी दे दी जाए, कोई ऐसा पावर प्लांट है उसको उड़ा दो कि पूरी की पूरी, जैसे चेरनोबिल में हुआ था वैसे जयपोरिजिया पे बात करनी है यूक्रेन में कि ख़त्म कर दो, है ना? मर्सेनरीज ले आओ कहीं ना कहीं से खरीद कर। तो जो वॉरफेयर का पैटर्न है वो बहुत हद तक बदल गया है। आगे बात करेंगे लेथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। जैसे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम आया है, फेशियल रिकग्निशन करके जो ह्यूगर मुस्लिम के साथ चाइना कर रहा है वो गलत कर रहा है, उनका फेसेस रिकग्नाइज करके उनके साथ गलत होता है। और इस तरीके के जो वेपन्स होते हैं उनका जो एल्गोरिदम होता है इस तरीके से सेट होता है कि अगर एक बार एक्टिव कर दिया तो ये रुकेंगे नहीं, फायर एंड फॉरगॉट, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, अटैक करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ हो जाए। उनका प्रिसीजन कई बार गलत भी होता है बहुत ज़्यादा, और सिविलियंस बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं इसमें, है ना? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए।
और सुसाइड बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे आपको पता है इस्लामोफोबिया कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। तो ये जो सारा का सारा रीजन है ना, ये सब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस है। आज के जो चैलेंजेस हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं। इसको ख़त्म कैसे करेंगे? देखिए, रीजनल ब्लॉक्स में हमेशा से फोकस करते, जैसे सार्क है, बिम्स्टेक है, G7 है, G20 है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं दुनिया में, उन सबको बैठ कर बात करना चाहिए। एक लीडर रोल निभाना चाहिए कंट्रीज़ को, जैसे इंडिया लीड रोल निभाता है हमेशा साउथ एशिया में, उस तरीके से यूएसए को निभाना चाहिए, फ्रांस जर्मनी को निभाना चाहिए। थोड़ा सा सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करें, इंडिया को एंट्री दे वहाँ पर, और ये जो वीटोइंग पावर उसको थोड़ा सा कम करें, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इन्वेस्टमेंट करें, सोशल इन्वेस्टमेंट करें, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करें, तो तभी खत्म हो सकती है सब चीज़ें। मतलब जब तक किसी का पेट में खाना है ना, तब तक वो लड़ाई नहीं करेगा। भूखा पेट, भूखा आदमी ना जाने क्या क्या करेगा आपसे। तो भूखे पेट ना रखे लोगों को, मतलब उनका पेट भरें, तो फिर वो वॉरफेयर ऐसे ही कम जाती है। डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। और क्लाइमेट चेंज आने वाले चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके साथ भी हमें फाइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी थोड़ा सा लड़ाई वगैरह ना हो, इसके लिए भी बोला जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वार पानी के लिए होगा, तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। सो कैसे गो अहेड करना है वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ रीजनल ब्लॉक्स का रोल, कंट्रीज़ का रोल, डेमोक्रेसी का रोल, यूनाइटेड नेशन का रोल, न्यूक्लियर प्लांट्स को कम कर, जो IAEA है हमारे, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, उनका रोल। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब पर्सनल ना हो जाए दुनिया, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी पे अटैक ना करें। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कवर करने का ट्राई करा है जितना भी मेथड एंड मीन्स हैं वॉरफेयर का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज यूजुअल प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, कीप लविंग मी, थैंक यू।